हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। लखनऊ से पुणे, रात की वीरान यात्रा, भाग 1, दबे हुए निशान। अध्याय 1, एक अनजानी बुकिंग। अविनाश के लिए यह सफर सिर्फ एक नौकरी का बदलाव नहीं, बल्कि अतीत से एक जरूरी दूरी थी। लखनऊ की सर्द घनी दिसंबर की रात में उसने स्टेशन के भीड़ भरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े होकर अपनी पुरानी भारी भरकम लेदर की ब्रीफकेस को जमीन पर रखा। ट्रेन का नाम था सह्याद्री एक्सप्रेस। यह नाम उसे थोड़ा अजीब लगा। वो जानता था कि लखनऊ से पुणे के लिए सीधी ट्रेनें हैं, पर यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। टिकट एजेंट ने उसे बताया था कि ये एक नई विशेष प्रीमियम ट्रेन है जो बहुत कम स्टेशनों पर रुकती है और महज 28 घंटों में यात्रा पूरी कर लेती है। अविनाश ने टिकट बुक करते समय जल्दबाजी की थी। उसे जितनी जल्दी हो सके पुणे पहुंचना था। उसका टिकट था S बड़ी E3 टियर बोगी H1 सीट 45 साइड अपर। ट्रेन आने की घोषणा हुई और एक धीमी भारी भरकम आवाज के साथ सह्याद्री एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुई। यह किसी पुरानी विंटेज ट्रेन की तरह लग रही थी। बाहर का रंग गहरा मैरून था और खिड़कियां सामान्य ट्रेन के शीशों से ज्यादा काली थीं। अविनाश अपनी बोगी H1 के पास पहुंचा। दरवाजे के पास एक बूढ़ा बेजान आंखों वाला अटेंडेंट खड़ा था जिसकी यूनिफॉर्म अजीब ढंग से ढीली ढाली थी। अविनाश वर्मा, सीट 45, अविनाश ने अपना टिकट दिखाते हुए कहा। बूढ़े अटेंडेंट ने टिकट पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंदर आइए साहब, उसने कहा। आवाज में अजीब सी थकावट थी। जैसे ही अविनाश ने बोगी में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया जो बाहर की दिसंबर की ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। बोगी लगभग खाली थी। पहली नजर में उसे लगा कि पूरी बोगी में महज 5 या 6 यात्री ही हैं। ये एक लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेन के लिए बेहद असामान्य था। उसकी सीट 45 एक साइड बर्थ थी। उसने अपना सामान ऊपर लगे रैक पर रखा और नीचे बर्थ पर बैठ गया। सामने की तीनों बर्थ पर एक भी यात्री नहीं था। उसके पास वाली साइड लोअर बर्थ पर एक पतला दुबला अधेड़ उम्र का आदमी एक मोटी धार्मिक किताब पढ़ रहा था। उसने एक बार अविनाश की तरफ देखा और तुरंत अपनी किताब पर वापस ध्यान लगा दिया। कुछ देर बाद एक युवा जोड़ा जो शायद हनीमून पर था अपने डिब्बे में दाखिल हुआ। वे बर्थ 31-32 पर बैठ गए और फुसफुसाते हुए हंसने लगे। उनके अलावा एक परिवार, पति पत्नी और एक छोटी बच्ची बोगी के दूसरे सिरे पर सेटल हो रहा था। अविनाश ने अपनी घड़ी देखी। रात के 10:30 बज रहे थे। ट्रेन ने एक हल्की सी झटका लिया और धीरे धीरे चलने लगी। प्लेटफॉर्म की रोशनी तेजी से पीछे छूट गई और बोगी में सिर्फ धीमी पीली नाइट लाइट जल रही थी। अध्याय 2, गलियारे की फुसफुसाहट। लखनऊ स्टेशन छूटने के बाद ट्रेन ने अपनी गति पकड़ी। उसकी रफ्तार डरावनी रूप से तेज थी, लेकिन अंदर इंजन का शोर बिल्कुल नहीं आ रहा था। सिर्फ पटरी पर पहियों की एक सदी हुई लयबद्ध आवाज थी, थक 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 थक। अविनाश ने अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने दरवाजे के पास खड़े अटेंडेंट को आवाज दी जो किसी चीज में खोया हुआ लग रहा था। सुनिए, क्या यहां चार्जर पॉइंट काम कर रहा है? अविनाश ने पूछा। अटेंडेंट ने धीरे से अविनाश की तरफ देखा। हाँ साहब, सब काम करता है। उसकी आंखें रात की पीली रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमकीली लग रही थीं। अविनाश को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने नीचे बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा जिसने अब अपनी किताब बंद कर दी थी। वो आदमी अपनी आंखें बंद करके बैठा था, जैसे गहरे ध्यान में हो। अविनाश ने उठकर टॉयलेट जाने का फैसला किया। वो गलियारे से गुजर रहा था। S बड़ी E की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अविनाश को लगा जैसे कोई ठंडी गीली चादर उसे छूकर गुजरी हो। गलियारे में लगी सारी खिड़कियों पर पर्दे खिंचे हुए थे, जिससे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो गुजर रहा था तो बर्थ 41-42 से उसे दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज मुझे पसंद नहीं है, एक धीमी घबराई हुई महिला की आवाज थी। चुप रहो पूजा, यहां कोई नहीं है, बस ट्रेन की आवाज है, एक पुरुष की आवाज ने शांत करने की कोशिश की। अविनाश ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। टॉयलेट में प्रवेश करने से पहले उसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा। बर्थ 39-40 जो खाली दिख रही थी, वहां रैक पर किसी का सामान रखा हुआ था, एक चमकीला लाल बैग।
अविनाश को लगा कि शायद उस सीट पर कोई यात्री अभी बाहर गया होगा। टॉयलेट का दरवाजा बहुत भारी और जंग लगा हुआ था। जैसे ही अविनाश अंदर गया, उसे एक तेज सड़न भरी गंध महसूस हुई जो टॉयलेट क्लीनर की तेज रासायनिक गंध के बावजूद मौजूद थी। वो जल्दी से बाहर आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि साइड लोअर बर्थ 46 पर बैठा धार्मिक आदमी अब दरवाजे की तरफ मुड़कर खड़ा है और सीधे अविनाश को घूर रहा है। उसकी आंखें खुली थी लेकिन पूरी तरह से खाली, जैसे उसमें कोई आत्मा न हो। अविनाश चौंक गया। आप ठीक हैं? उसने पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस घूरना जारी रखा। अविनाश ने तुरंत अपनी बर्थ की ओर कदम बढ़ाए। जब वो उस आदमी के पास से गुजरा तो आदमी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, इस ट्रेन से जितनी जल्दी हो सके उतर जाओ। अविनाश ठिठक गया। उसने पलटकर देखा, लेकिन आदमी फिर से अपनी जगह पर बैठा था, आंखें बंद किए जैसे पहले कभी उठा ही ना हो। अध्याय 3, सीट 45 के नीचे। दिल की धड़कन तेज होते हुए अविनाश अपनी बर्थ पर वापस आया और बैठ गया। उसे लगा कि शायद उस आदमी ने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन उसकी आंखें वे खाली और डरावनी थीं। अविनाश ने लेटने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि शायद वो आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा। बाहर रात का अंधेरा पूरी तरह से हावी था। ट्रेन भयानक तेजी से दौड़ रही थी। अविनाश ने बर्थ के पास लगे छोटे से बल्ब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। सिर्फ पीली नाइट लाइट जल रही थी। अचानक उसे अपनी बर्थ के नीचे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नुकीली चीज लकड़ी पर रगड़ी जा रही हो। खर्रच खर्रच। अविनाश को लगा कि शायद कोई चूहा होगा। उसने थोड़ा खिसक कर नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था, अंधेरा था। उसने फिर से सोने की कोशिश की। आवाज फिर आई, अब ज्यादा नजदीक और स्पष्ट। खर्रच खर्रच। और इस बार आवाज के साथ उसे मिट्टी और सूखे हुए खून की एक हल्की सी गंध भी महसूस हुई। डर के मारे अविनाश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह धीरे से नीचे उतरा और अपना फोन निकालकर टॉर्च ऑन किया। उसने टॉर्च की रोशनी को अपनी बर्थ के नीचे डाला। यह एक खाली जगह थी जहां यात्रियों का सामान रखा जाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, अविनाश ने देखा कि साइड की लकड़ी के पैनल पर फर्श के ठीक ऊपर एक पुराना गहरा निशान बना हुआ है। यह किसी औजार का खरोंच नहीं था। यह था एक हाथ का निशान जो लाल भूरे रंग के किसी पदार्थ से बना था, जो अब सूख चुका था और जिसके किनारे पर 5 उंगलियों के निशान गहरे गड़े हुए थे। निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में जोर से नीचे की लकड़ी को रगड़ा हो जब उसे अंदर खींचा जा रहा हो या बंद किया जा रहा हो। अविनाश कांप गया। यह किसी दुर्घटना का निशान नहीं हो सकता था। यह निशान ताजा नहीं था, पर इतना पुराना भी नहीं था कि मिट जाए। वो अपने सिर को पीछे की तरफ खींच रहा था, तभी उसकी टॉर्च की रोशनी बर्थ के बाहरी किनारे पर पड़ी। वहां काले रंग में किसी ने स्याही या खून से लगभग अदृश्य रूप से एक शब्द लिखा था। यह एक ही शब्द था, मदद। अविनाश ने घबराकर चारों ओर देखा। ट्रेन की आवाज पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। धार्मिक आदमी अभी भी आंखें बंद किए बैठा था। दूसरे यात्री शांत थे। और फिर उस आदमी ने फुसफुसाया, अविनाश को देखे बिना, तुम्हें क्या लगता है तुम किस ट्रेन में हो? झटके से कम नहीं था। अविनाश डर से कांप रहा था। उसने टॉर्च बंद की और बर्थ 46 के पास झुक गया। क्या मतलब है आपका? अविनाश ने फुसफुसाते हुए पूछा। यह सह्याद्री एक्सप्रेस है, लखनऊ से पुणे जा रही है। दयाल बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा उदास और गंभीर थीं। नाम तो यही है बेटा, नाम तो हर चीज का होता है, पर इसकी हकीकत कुछ और है। क्या हकीकत? और नीचे वो खून का निशान और मदद क्यों लिखा है? अविनाश ने लगभग हांफते हुए पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। ये ट्रेन उन लोगों को पुणे नहीं पहुंचाती जो इसे हकीकी दुनिया की ट्रेन समझते हैं। इस ट्रेन में पुणे सिर्फ एक आखिरी पड़ाव है जहां शरीर पहुंचता है पर रूह अटक जाती है। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? अविनाश घबरा गया। यह ट्रेन, इसे कालचक्र एक्सप्रेस कहते थे बरसों पहले। ये एक विशेष मालगाड़ी थी जो इंसानों को ले जाया करती थी, ज्यादातर वो लोग जो गायब हो जाते थे। इस बोगी के नीचे और हर बर्थ के नीचे एक डबल फ्लोर है। ये डबल फ्लोर लाशों को छिपाने के लिए बनाया गया था जब ये ट्रेन अपनी सेवा में थी। अविनाश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
झूठ। ये 21वीं सदी है, ऐसी ट्रेन नहीं हो सकती। तुमने अटेंडेंट को देखा? वो एक भूत है। और तुम जैसे यात्री जो यहां आए हैं, तुम सब एक तारीख पर पहुंचे हो जिस पर यह ट्रेन चलना शुरू हुई थी। तुम सब अनजाने में एक पुरानी खूनी रस्म का हिस्सा बन गए हो। दयाल बाबा ने अविनाश का हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श बर्फीला था। मैंने टिकट बुक किया ताकि मैं तुम जैसे किसी नए यात्री को चेतावनी दे सकूं। मैं अब सफर पूरा करने से पहले उतर जाऊंगा। तुम भी कर सकते हो अगर हिम्मत है। आप कब उतरेंगे? अगला स्टेशन सुबह 4 बजे, पर ध्यान रखना दरवाजे पर गार्ड होगा। तुम्हें किसी भी तरह उसे चकमा देकर उतरना होगा। अचानक इंजन से एक लंबी चीखती हुई आवाज आई जो किसी हॉर्न से ज्यादा किसी औरत के दर्दनाक विलाप की तरह लग रही थी। दयाल बाबा ने कांपते हुए अपनी धार्मिक किताब उठाई। समय कम है। जागो अविनाश। अध्याय 5, गायब अटेंडेंट। अविनाश अपनी सीट पर वापस भागा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर बाबा सही हैं, तो ट्रेन में कुछ भयानक हो रहा है। सबसे पहले उसे अटेंडेंट को देखना था। अविनाश चुपचाप बर्थ से नीचे उतरा और गलियारे की तरफ बढ़ा। बोगी का दरवाजा जहां अटेंडेंट खड़ा था अब खाली था। अटेंडेंट गायब था। अविनाश ने पूरे गलियारे में तेजी से नजर दौड़ाई। सभी यात्री सो रहे थे। युवा जोड़ा 31-32 शांत था। परिवार दूसरे सिरे पर भी सो रहा था। पर जैसे ही अविनाश गुजरा, उसकी नजर फिर से बर्थ 39-40 पर पड़ी, जहां वो लाल बैग रखा था। अब उसे बैग के पास एक नया अजीब बदलाव दिखा। जिस सीट पर बैग रखा था, वहां दीवार के निचले हिस्से में एक पुराना छोटा सा गोलाकार छेद था जो किसी बंद दरवाजे के ताले को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। यह छेद एस बड़ी ई 3 टियर की आधुनिक फिटिंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। अविनाश ने उस छेद पर अपनी उंगली रखी। वहां से बहुत हल्की दबी हुई सिसकने की आवाज आ रही थी, मानो उस खाली सीट के दूसरी तरफ कोई अंदर बंद हो और रो रहा हो। अविनाश ने तुरंत समझ लिया, दयाल बाबा सही थे। ये सीटें खाली नहीं थीं, ये डिब्बे थे। ट्रेन के इस हिस्से में हर 3 बर्थ की जगह उन्होंने शायद किसी चीज को अंदर बंद करके ऊपर से एक फर्जी बर्थ लगा दी थी। यही वजह थी कि ट्रेन इतनी खाली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। दयाल बाबा अपनी बर्थ पर चादर ओढ़कर लेटे थे। अविनाश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे अब किसी भी कीमत पर ट्रेन की चेन खींचनी थी। अध्याय 6, चेन और अटेंडेंट। अविनाश दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा। इमरजेंसी चेन चमक रही थी, जैसे उसे छूने का इंतजार कर रही हो। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। वो जोर से चेन खींचने ही वाला था कि तभी, कहां जा रहे हैं साहब? अविनाश का दिल मुंह को आ गया। अटेंडेंट उसके ठीक पीछे खड़ा था। वो इतनी खामोशी से आया था कि अविनाश को आहट भी नहीं मिली। मैं पानी पीने जा रहा था, अविनाश हकलाया। अटेंडेंट ने एक डरावनी, नीरस मुस्कान दी। पानी तो मैं ले आता, आप तो घबराए हुए लगते हैं। अविनाश ने देखा कि अटेंडेंट के हाथ में कोई सफाई का सामान नहीं है, बल्कि उसके बेल्ट पर एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की कील लटकी हुई है। नहीं, मैं ठीक हूं, मैं वापस अपनी सीट पर जा रहा हूं। अविनाश तेजी से पीछे मुड़ा। अटेंडेंट ने उसे जाने दिया, पर जब अविनाश कुछ कदम आगे बढ़ा, अटेंडेंट ने फिर फुसफुसाया, रात लंबी है और ये ट्रेन आजाद भारत से पहले की है। ये किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती। अविनाश को दयाल बाबा का वादा याद आया, अगला स्टेशन 4 बजे। बाबा ने झूठ बोला था। वो उसे फंसाना चाहते थे या खुद भागने का रास्ता बना रहे थे। वो अपनी सीट की तरफ भागा। अचानक उसने देखा कि साइड अपर बर्थ 45 के ठीक नीचे बर्थ 46 पर दयाल बाबा नहीं थे। उनकी चादर बिल्कुल वैसी ही फैली थी जैसे कोई उसके नीचे लेटा हो। अविनाश ने डरते हुए चादर हटाई। बर्थ खाली थी और चादर के नीचे बर्थ की गद्दे पर किसी ने एक चीज रखी थी, एक छोटी मुड़ी हुई कागज की पर्ची। अविनाश ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई। पीली नाइट लाइट में उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। उस पर बस 3 शब्द लिखे थे, याद रख, H1, H3। अविनाश को समझ नहीं आया कि H1 तो उसकी अपनी बोगी है, पर H3 क्या है। उसे अचानक एक भयानक एहसास हुआ। वो वापस गलियारे की तरफ मुड़ा जहां अटेंडेंट अभी खड़ा था। अटेंडेंट अविनाश को घूर रहा था और उसके चेहरे पर अब कोई मानवीय भाव नहीं था,
सिर्फ एक भयानक स्थायी मुस्कान। अविनाश ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसे पता लगाना था कि H3 क्या है और वो गायब यात्री कौन था जिसने मदद मांगी थी। तभी बोगी के दूसरे सिरे पर, जहां वो परिवार सो रहा था, छोटी बच्ची के रोने की तेज आवाज आई। अविनाश ने उस तरफ देखा। बच्ची रो रही थी और बच्ची की मां ने अपने पति को जगाए बिना तेजी से बच्ची को चुप कराने की कोशिश की। और फिर उस मां ने फुसफुसाते हुए कहा, अविनाश को साफ सुनाई दिया, चुप, अगर रोना बंद नहीं किया तो अटेंडेंट अंकल तुम्हें H3 में बंद कर देंगे। भाग 3, काल चक्र का अंत, अध्याय 7, H3 का राज। अविनाश कांप गया। बच्ची की मां के शब्द ये साबित करते थे कि H3 कोई गुप्त जगह है और वो परिवार भी इस ट्रेन के भयानक रहस्य को जानता था। उसने अटेंडेंट को अपनी बर्थ की ओर आते देखा। अटेंडेंट के चेहरे की मुस्कान अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। लगता है आपको नींद नहीं आ रही साहब, मैं एक गर्म कंबल लाऊं? अटेंडेंट की आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। नहीं शुक्रिया, अविनाश ने सख्ती से कहा। उसने तेजी से अपनी बर्थ पर चढ़कर लेटने का नाटक किया। अटेंडेंट कुछ देर उसकी बर्थ के पास खड़ा रहा। उसकी पीली आंखें अविनाश को भेदती रहीं और फिर वो धीरे धीरे गलियारे में वापस चला गया। अविनाश ने सोचा, H1, H3। H1 उसकी वर्तमान बोगी है। ट्रेन में बोगियां A1, B1, S1 के क्रम में होती हैं। अगर H1 एक बोगी है तो H2 के बाद H3 होनी चाहिए, लेकिन इस ट्रेन में H1 ही आखिरी बोगी लगती थी। अविनाश को याद आया कि लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन बहुत लंबी दिखी थी। उसने तय किया कि वो अटेंडेंट को चकमा देकर ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ जाएगा। वो चुपके से अपनी बर्थ से उतरा। उसने देखा कि अटेंडेंट अब टॉयलेट के पास दरवाजे के पास मुंह करके खड़ा है, हिलडुल नहीं रहा। अविनाश ने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए दीवार के सहारे अटेंडेंट से दूर बोगी के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा। जब वो उस परिवार के पास से गुजरा तो छोटी बच्ची अभी भी दबी हुई आवाज में रो रही थी। अविनाश ने देखा कि बच्ची की मां अपनी आंखें खोले हुए है। जैसे ही अविनाश पास आया, मां ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अविनाश को लगा कि वो उसे चेतावनी देना चाहती है। अविनाश ने बोगी H1 के अंदरूनी दरवाजे को पार किया। यह दरवाजा सामान्य से ज्यादा भारी था। अगली बोगी H2। H2 पूरी तरह से खाली थी। कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ भयावह सन्नाटा। S बड़ी ई की हवा यहां ज्यादा ठंडी थी और एक तेज धातु की गंध आ रही थी। अविनाश ने अपनी टॉर्च ऑन की। H2 में सारी बर्थों को हटा दिया गया था। यह किसी स्टोर रूम जैसा लग रहा था। चारों ओर पुरानी रस्सियां, सफाई के गंदे कपड़े और लोहे के कुछ औजार बिखरे पड़े थे। और फिर सबसे आखिर में H2 और H3 के बीच के कनेक्टिंग दरवाजे पर अविनाश ने कुछ देखा। लोहे के दरवाजे पर मोटी चेन और एक बड़ा जंग लगा ताला लगा हुआ था, और ताले के नीचे दरवाजे पर किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचकर गहरे निशान बनाए थे। यह दरवाजा H3 का था। अध्याय 8, अटेंडेंट की चाबी। अविनाश को पता था कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई भयानक रहस्य बंद है, शायद गायब यात्री या कोई और पीड़ित। उसे H3 का ताला खोलना था। चाबी अटेंडेंट के पास थी। वह चुपचाप H1 में वापस आया। अटेंडेंट अब भी उसी जगह पर खड़ा था। अविनाश ने दरवाजे के पास लगे चार्जर पॉइंट को देखा। वो काम नहीं कर रहा था। ये एक योजना थी। अविनाश तेजी से अटेंडेंट की तरफ बढ़ा। सुनिए, मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा, क्या आप इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं? अविनाश ने जानबूझकर जोर से कहा ताकि उसे आगे ले जाया जा सके। अटेंडेंट अविनाश की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था कि अविनाश ने उसकी शांति भंग की। यहां सब कुछ ठीक काम करता है साहब, अटेंडेंट ने गुर्राया। नहीं कर रहा है, अविनाश ने कहा और तुरंत अटेंडेंट के पीछे से गुजरते हुए टॉयलेट के दरवाजे पर लगे इमरजेंसी स्टॉप को जोर से खींचने की कोशिश की। अटेंडेंट ने फुर्ती से अविनाश की तरफ झपटा। अटेंडेंट अविनाश से ज्यादा ताकतवर था। उसने अविनाश को जोर से धक्का दिया और अविनाश जमीन पर गिर गया। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, अटेंडेंट चिल्लाया। अविनाश ने उठकर लड़ने की बजाय एक भयानक फैसला लिया। वो तुरंत रेंगते हुए अटेंडेंट के पास आया और उसके बेल्ट पर लगी लोहे की कीलों की तरफ झपटा। अटेंडेंट को लगा कि अविनाश उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वह अविनाश से गुत्थम गुत्था हुआ। इसी खींचतान में अविनाश ने अटेंडेंट के बेल्ट से एक पुरानी बड़ी चाबी खींच ली। जैसे ही चाबी अविनाश के हाथ में आई, अटेंडेंट चीखा, एक अमानवीय असहनीय चीख।
यह चीख सुनकर H1 के सारे यात्री जाग गए। युवा जोड़ा, वो परिवार, सब उठकर बैठ गए, लेकिन कोई अविनाश की मदद के लिए नहीं आया। वे सब डर के मारे कांप रहे थे और उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे, जैसे वे चीखने से डर रहे हों। अटेंडेंट अब अविनाश की तरफ नहीं, बल्कि चाबी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। अविनाश भागा। वो भागा H2 की तरफ, अपने हाथ में चाबी पकड़े हुए। अध्याय 9, कालचक्र एक्सप्रेस का डेस्टिनेशन। अविनाश H2 में पहुंचा। अटेंडेंट तेजी से उसके पीछे आ रहा था। उसके हर कदम पर अब पटरी की आवाज नहीं, बल्कि सूखे पत्तों पर पैर रखने जैसी आवाज आ रही थी। अविनाश ने तुरंत H3 के दरवाजे के पास जाकर कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। चाबी घूमी और जंग लगा ताला खुल गया। अविनाश ने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य ऐसा था कि अविनाश की आत्मा कांप गई। H3 एक साधारण बोगी नहीं थी। यह एक गहरा, ठंडा धातु का कमरा था। दीवारों पर खून के छींटे थे और एक तेज लोहे और सड़न की गंध थी। यह किसी चलती हुई ट्रेन का हिस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि चलती हुई कब्रगाह जैसा था। कमरे के बीच में जमीन पर एक पतले दुबले आदमी का शव पड़ा था, जिसने वही कपड़े पहने थे जो दयाल बाबा पहने थे। दयाल बाबा उस खाली बर्थ पर नहीं लेटे थे, वो पहले ही मर चुके थे। और वो आदमी जो अविनाश से बात कर रहा था, वो कोई और था जिसने बाबा के कपड़ों का इस्तेमाल किया था। और तभी कोने में अविनाश ने एक और व्यक्ति को देखा। वो वही आदमी था जिसने अपनी बर्थ 46 के नीचे मदद लिखा था। वो अब एक कोने में बैठा था, अपने सिर को घुटनों में छिपाए हुए। उसने अविनाश को ऊपर देखा। उसकी आंखें दर्द और कृतज्ञता से भरी थीं। बाहर निकलो, जल्दी, उसने कांपते हुए कहा। अविनाश ने पलटा। अटेंडेंट H2 में आ चुका था। अब वो अटेंडेंट नहीं, बल्कि एक भयानक काला छाया पुरुष लग रहा था। तुमने राज खोल दिया, अविनाश वर्मा। अब तुम पुणे नहीं पहुंचोगे। अटेंडेंट की आवाज शून्य से आती हुई लग रही थी। अविनाश ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से दरवाजे के पास की इमरजेंसी चेन खींची। ट्रेन धीमी नहीं हुई। अटेंडेंट तेजी से अविनाश की ओर बढ़ा। अविनाश को अपनी पुरानी ब्रीफकेस याद आई, जिसमें एक भारी लोहे का पेपरवेट था। वो जल्दी से H2 की तरफ भागा, जहां उसके पास फेंकने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन स्टोर रूम में रस्सियां पड़ी थीं। अविनाश ने आखिरी दांव खेला। उसने ब्रीफकेस की भारी जिपर खोली और लोहे का पेपरवेट निकाला। जब अटेंडेंट बिल्कुल नजदीक आया, अविनाश ने पूरी ताकत से वो पेपरवेट उसके चेहरे पे फेंक मारा। टक। आवाज से ज्यादा अटेंडेंट के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस क्षणिक रुकावट का फायदा उठाकर अविनाश वापस H1 की तरफ भागा। अध्याय 10, मुक्ति। अविनाश H1 में वापस आया और सीधे बोगी के दरवाजे की तरफ भागा। अब वो सब कुछ भूल चुका था। दयालु बाबा का राज, H3 के अंदर का मंजर, गायब यात्री। उसे बस जिंदा रहना था। ट्रेन पूरी रफ्तार से भाग रही थी। उसने दरवाजा खोला। रात के अंधेरे में ट्रेन की गति एक चीखते हुए दानव जैसी लग रही थी। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। अटेंडेंट अब H1 के अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी गति भयानक रूप से तेज हो गई थी। अविनाश ने छलांग लगाई। वो अंधेरे में उछला और जमीन पर गिरा। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वो पत्थर और घास पर लुढ़कता रहा। जब वो रुका तो उसे कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। उसने ऊपर देखा। सह्याद्री एक्सप्रेस, कालचक्र एक्सप्रेस भयानक गति से आगे निकल गई। उसकी लाल टेल लाइटें तेजी से अंधेरे में गायब हो गईं। वो अकेला था, एक वीरान अज्ञात ट्रैक के किनारे। कुछ देर बाद दर्द के बावजूद अविनाश उठा। वह लंगड़ाते हुए ट्रैक के पास गया। दूर पूरब की ओर हल्की सुबह हो रही थी। अविनाश ने अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ने लगा। वो नहीं जानता था कि वो कहां है, पर वो जिंदा था। जब वो कुछ दूर चला तो उसने देखा कि दूर ट्रैक पर एक छोटी सी पुरानी स्टेशन बिल्डिंग दिखाई दी। वह जैसे तैसे वहां पहुंचा। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था अंबरनाथ, अंबरनाथ। ये जगह पुणे से बहुत दूर नहीं थी। अविनाश ने चैन की सांस ली। ट्रेन चली गई थी, लेकिन उस रात की दहशत हमेशा उसके साथ रहेगी। वो जानता था कि उसने एक ऐसी चीज देखी थी जो इंसानी समझ से परे थी। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा, जिस दिशा से ट्रेन आई थी। अब वो शांत था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसके हाथ में अभी भी चाबी थी, वो चाबी जो H3 का राज खोलती थी।
और चाबी के हैंडल पर जंग के नीचे एक नाम खुदा हुआ था, DBK, दयाल बाबा काश्यप। वो आदमी जो मरा हुआ पाया गया था। उसकी रूह अविनाश की मदद करने के लिए अटेंडेंट को चकमा दे रही थी। अविनाश ने वो चाबी वहीं जमीन पर फेंक दी और बिना पीछे देखे स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि वो कभी किसी लंबी दूरी की ट्रेन में दोबारा सफर नहीं करेगा। समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।